नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में बात उत्तराखंड की। तवांग में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प के बाद भारतीय सुरक्षा बल पिथौरागढ़ के लिपुलेख बॉर्डर पर भी एक्टिव हो गया है। गुंजी से आगे लिपुलेख तक चप्पे चप्पे पर आईटीबीपी के जवान तैनात हैं और इन दिनों इस इलाके में स्थानीय लोग नहीं रहते हैं। बावजूद इसके कड़कड़ाती ठंड में तवांग की घटना के बाद सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर हैं। लिपुलेख बॉर्डर भारत, चीन और नेपाल ट्राई जंक्शन है। तीनों देशों की सीमाएं यहां पर मिलती हैं। इस बॉर्डर पर अब साल भर आईटीबीपी के जवान और साथ ही एसएसबी के जवान भी तैनात रहते हैं। 10,000 से ज्यादा ऊंचाई के इन इलाकों में ठंड के दिनों में दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। बावजूद इसके भारतीय जवान पूरी मुस्तैदी से सीमाओं की सुरक्षा के लिए तैनात हैं। पिथौरागढ़ की ये तस्वीर, जहां 10,000 मीटर की ऊंचाई पर ये तस्वीर आपको देखने को मिल रही है। बॉर्डर पर अलर्ट है। जवानों की संख्या आप ठीक देख पा रहे हैं। हालांकि ठंड जब ज्यादा बढ़ जाती है तो जवानों की संख्या कम कर दी जाती है क्योंकि कैपेसिटी कम हो जाती है। लेकिन इस वक्त यहां पर सेना के जवान, एसएसबी के जवान, आईटीबीपी के जवान तैनात हैं। अरुणाचल में चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच हुई हाथापाई के बाद लिपुलेख बॉर्डर में भी भारतीय सुरक्षा तंत्र पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। 10,000 फीट की हाइट में गुंजी में एसएसबी, आईटीबीपी के साथ ही सेना के जवान भी चप्पे चप्पे पे मुस्तैदी के साथ तैनात है। हालांकि इन इलाकों में भारी बर्फबारी अभी हुई है, जिस कारण कई दिक्कतें भी जवानों को उठानी पड़ रही है। बावजूद उसके देश की सुरक्षा के लिए जवान पूरी मुस्तैदी से बॉर्डर पे डटे हुए हैं। लिपुलेख रोड बनने के बाद ये बॉर्डर खासा चर्चाओं में आया था, क्योंकि इस इलाके में भारत के साथ ही चीन और नेपाल की भी सीमाएं लगती हैं। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि तीनों देशों के लिए ये इलाका काफी संवेदनशील और महत्वपूर्ण है। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज 18, पिथौरागढ़। इधर वन विभाग में करोड़ों रुपयों का गबन करने के आरोपी आईएफएस किशन चंद के खिलाफ विजिलेंस बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। जल्द ही भगौड़े किशन चंद के खिलाफ विजिलेंस कुर्की की कार्रवाई करेगी। वहीं डायरेक्टर अमित सिन्हा का कहना है कि किशन चंद के खिलाफ मुकदमे में कई बार बयानों के लिए उसे बुलाया गया, लेकिन बयान देने वो आया नहीं और ऐसे में विजिलेंस ने उनके कई ठिकानों पर छापेमारी भी की। लगातार तलाश चल रही है, लेकिन वो फरार चल रहा है। किशन चंद अब भी विजिलेंस टीम की पकड़ से बाहर है और अब विजिलेंस की टीम कुर्की की कार्रवाई की तैयारी में है। किशन चंद को पकड़ने के लिए 3 दिनों से मेरठ, हरिद्वार, देहरादून और दिल्ली में छापेमारी चल रही है। आपको बता दें, कालागढ़ में टाइगर सफारी बनाते हुए करोड़ों के घोटाले के आरोप किशन चंद पर है। पहले तो हम लोगों ने जो टीमें निकाली है, जगह जगह हमने जो उनका प्रयास किया गया है उनके बयान को दर्ज करने के लिए कि हम लोग जाएंगे और उनको हमसे पूछें, क्योंकि कई सारी चीजें ऐसी हैं, हमारा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होगा जब तक हम उनके बयान ले सकते। जो भी वैधानिक कार्रवाई होती है कानून के तहत वो हम सारी कराएंगे। उसमें जो 82-83 की होती है वो भी हम कराएंगे। और अब खबर देहरादून से, जहां पर भोपाल पानी पुल में धंसाव मामले में प्रमुख सचिव आरके सुधांशु ने रिपोर्ट तलब की है। एनएच के चीफ इंजीनियर प्रमोद कुमार ने मौके का दौरा किया और जायजा लिया। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट को जाने वाली रोड पर पुल धंस गया है। भोपाल पानी के पास पुल में क्रैक आ गया और पुल धंस गया। आनन फानन में तुरंत ही पुल पर आवाजाही बंद कर दी गई। साल 2018 में भी ये पुल बना था और इस पुल पर पहले भी धंसाव हो चुका है, लिहाजा पुल के काम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाई थी कि कैसे बार बार ये पुल धंस रहा है, जबकि 2018 में ही पुल का निर्माण हुआ था और उसके बाद से ये दूसरी बार है जब पुल में धंसाव देखने को मिला, जिसकी वजह से आवाजाही यहां पर रोकनी पड़ी है। भोपाल पानी के पास का ये पुल है जहां पर धंसाव देखने को मिला और अब प्रमुख सचिव आरके सुधांशु ने रिपोर्ट तलब की है। सुनील प्रभात हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ। सुनील, रिपोर्ट में क्या सवाल है और बार बार पुल धंसाव बहुत ही हैरानी की बात ही है। देखिए, भोपाल पानी का जो मोटर पुल धंसा है
2020-21 में भी इसकी अप्रोच रोड धंस गई थी, तब भी इसमें लापरवाही पाई गई थी, 4 इंजीनियर सस्पेंड भी हुए थे। उसके बाद जो जांच बैठी थी तो इसमें ये बात आई थी कि इसके जो पुल का जो स्ट्रक्चरल जो डिजाइन होता है, उस डिजाइन के अनुरूप पुल पर काम नहीं हुआ। तब ये बात सामने रखी गई थी कि इसका जो डिजाइन है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किया जाए, लेकिन उसके बाद इस पूरे मामले में लीपापोती कर दी गई, कोई भी कदम इसको नहीं बढ़ाया गया। नतीजा एक बार फिर से इसकी अप्रोच रोड धंस गई है। करीब 28 मीटर के आसपास जो अप्रोच रोड है 1 लेन में उसको बंद कर दिया गया है, बैरिकेडिंग लगा दिया गया। ये कभी भी ध्वस्त हो सकती है ये सड़क। इसका सचिव ने संज्ञान लिया। आज सुबह ही वहां पर पीडब्ल्यूडी के चीफ और नेशनल हाईवे के चीफ दोनों लोगों को वहां पर भेजा गया, निरीक्षण करके वो आए हैं। आज शाम तक वो प्रमुख सचिव को अपनी रिपोर्ट दे सकते हैं। ठीक है सुनील, अब देखना होगा कि एक्शन क्या होता है। 2020-21 में भी इसी तरह से अप्रोच रोड में धंसाव देखने को मिला था, लेकिन उस वक्त बहुत ज्यादा कोई एक्शन हुआ नहीं। अब क्या होता है नजर बनी रहेगी। इधर उधम सिंह नगर जिले के जसपुर में आज सुबह एक लकड़ी के कारखाने में आग लग गई। आग लगने से कारखाना पूरी तरह से राख हो गया, साथ ही आसपास की दुकानों में भी नुकसान हुआ है। करीब 3 बजे के आसपास की ये घटना है। फायर ब्रिगेड की टीम तत्काल ही मौके पर पहुंची थी। आग पर काबू पाने में 3 घंटे का वक्त लग गया। अंदेशा जताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। बहुत सामान था, कम से कम 1-1.25 करोड़ रुपए का नुकसान है। ये लकड़ी का था सारा, फलों का काम था। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मशीनें थी, गंदा मशीन थी, बहुत सारी मशीनें थी इसमें लगी। ये 3:50 पे हमें सूचना मिली, बाजार चौकी के सामने लकड़ी का ये कारखाना है। यहाँ पे आरा मशीन है, जिसमें कि सूचना मिली कि आग लग गई है। तुरंत मैं 2 गाड़ियों को लेके घटनास्थल पहुंचा, तो आग की जो विकरालता थी उसको देखते हुए काशीपुर से और बाजपुर से तथा इधर सोहता पेपर मिल, नैनी पेपर मिल। खबर देहरादून से, जहां बिजली महंगी करने की तैयारी में है ऊर्जा निगम। बोर्ड मीटिंग में पास हुआ है रेट बढ़ाने का प्रपोजल। घरेलू बिजली के रेट में 5% तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव पास हो चुका है। 15 दिसंबर को रेगुलेटरी अथॉरिटी को एक प्रपोजल भेजा जाएगा। रेगुलेटरी अथॉरिटी इस पर आगे का फैसला लेगी। देहरादून में तीरंदाजी प्रतियोगिता का सीएम धामी ने आज किया शुभारंभ। पुलिस लाइन में आयोजित हो रही है प्रतियोगिता, 11वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता। और इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि भारत की भूमि महान तीरंदाजी की भूमि रही है और देवभूमि धनुर्विद्या के गुरु द्रोण की तपस्थली रही है। साथ ही सीएम धामी ने यह भी कहा कि प्रदेश में नई खेल नीति आई है और आने वाले दिनों में भर्तियों में खेल कोटा की शुरुआत होगी। आपको बता दें, पुलिस द्वारा आयोजित 11वीं ऑल इंडिया पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता 4 दिनों तक चलने वाली है और प्रतियोगिता में 26 टीमों के 395 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। खेल जो हमारा कोटा है, भर्तियों में खेल कोटा पूरा प्रारंभ किया जाएगा। हम मानते हैं, इसी को लेकर हमने पिछले दिनों कि हमारे जो क्षमतावान खिलाड़ी है, जिनके अंदर प्रतिभा है, योग्यता है, उन सभी को आगे आने का अवसर मिले, हम नई खेल नीति लेकर आए हैं। उसमें लगातार हम संशोधन कर रहे हैं। उसी प्रकार से मैं घोषणा करता हूं कि खेल कोटा पुनः प्रारंभ किया जाएगा और आने वाली भर्तियों में जल्दी से जल्दी इसकी प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। और इसके बाद सीएम धामी ने ओएनजीसी में ऊर्जा संरक्षण दिवस के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने ऊर्जा संरक्षण के लिए काम करने वाले लोगों को पुरस्कृत भी किया। सीएम ने लोगों को संबोधित किया और कहा कि उत्तराखंड में ऊर्जा के स्रोत अत्यधिक मात्रा में हैं और इकोलॉजी और इकोनॉमी में तालमेल बनाकर काम करने की जरूरत है। इसी के साथ सीएम ने कहा कि हमें ऊर्जा के उत्पादन पर भी ध्यान देना होगा, जिसे लेकर हमने पीएम मोदी से हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को मंजूर देने पर बात की है। ये ऊर्जा संरक्षण दिवस हम सबको कहीं न कहीं ये स्मरण भी दिलाता है और हमें आगे के लिए एक
रास्ता भी दिखाता है कि हम ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में काम करें और जहाँ पर बहुत सारे जो हमारे ज्ञान विज्ञान के कारण से, अनुसंधान के कारण से और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की पहल से तमाम क्षेत्रों में हम आगे बढ़े हैं, इस क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। वहीं व्यक्तिगत जीवन में भी हम सभी लोगों को ऊर्जा संरक्षण के प्रति निश्चित रूप से जागरूक होना पड़ेगा और जागरूक होकर हम सब आगे बढ़ेंगे। तो जहां ऊर्जा उत्पादन हमारे जैसे राज्य में जिसकी अवधारणा में है, जहां ऊर्जा उत्पादन जरूरी है वहीं ऊर्जा संरक्षण भी जरूरी है। दोनों ही काम एक साथ होंगे तो निश्चित रूप से जो भारत, दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो कल्पना है, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। इधर पूर्व सांसद बलराज पासी ने धार्मिक स्थलों के नाम पर समुदाय विशेष द्वारा अतिक्रमण किए जाने को उत्तराखंड के लिए एक गंभीर खतरा करार दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग एक साजिश के तहत उत्तराखंड में मजार जिहाद चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जंगलों, सड़कों, गांवों में अतिक्रमण कर मजारें बनाई जा रही हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसे उन्होंने एक तरह से जिहाद का नाम दिया है। उत्तराखंड के सांस्कृतिक परिवेश को परिवर्तन करने का एक जो षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र को किसी भी कीमत पर उत्तराखंड की धामी जी की सरकार इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। और मुझे लग रहा है कि उत्तराखंड के अंदर जो है योजनाबद्ध तरीके से जो है मजार जिहाद चल रहा है और इसको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। उधम सिंह नगर के बाजपुर में दिन दहाड़े पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर बाइक चोरी हो गई। बाइक चोरी की ये पूरी वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। घटना 12 दिसंबर की है। युवक ने बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और आखिरकार लंबे समय के इंतजार के बाद बद्रीनाथ एनएच और केदारनाथ एनएच को जोड़ने के लिए रुद्रप्रयाग में सबसे लंबी टनल सड़क का निर्माण का काम शुरू हो चुका है। इससे बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा और ज्यादा सुगम हो जाएगी। केदारनाथ हाईवे से बद्रीनाथ हाईवे को जोड़ने के लिए रुद्रप्रयाग में 900 मीटर सुरंग का काम शुरू हो गया है। सालों से इस टनल के निर्माण की मांग की जा रही थी। दरअसल चारधाम यात्रा के समय रुद्रप्रयाग बाजार में भारी जाम की समस्या रहती है। अब टनल बनने के बाद तीर्थयात्रियों को राहत मिलेगी। चारों धाम की यात्रा जब यहाँ से चलती है तो यहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है और बाजार या ज़मीन रबड़ तो है नहीं जिसे हम खींच के चौड़ा कर लेंगे, तो ऐसे ही रास्ते देखने पड़ेंगे। और शहर के बाहर से अगर टनल निकलती है तो हैवी वाहन के लिए और दूसरी क्या है, यात्रा सुचारू ढंग से चलने के लिए बाहर निकलेगी। और जाम की जो समस्या है वो काफ़ी समय से यहाँ पर बनी हुई थी। इस टनल के बन जाने से मुझे लगता है कि उससे न सिर्फ रुद्रप्रयाग को बल्कि पूरे ज़िले के लोगों को जो एक असुविधा होती थी उससे निजात मिलेगी। चारधाम यात्रा मार्ग में रुद्रप्रयाग में बनने वाली ये टनल सड़क दूसरी सबसे लंबी टनल होगी। यात्रा मार्ग में सबसे लंबी 4.45 किलोमीटर की टनल उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री को जोड़ने के लिए बन रही है। रुद्रप्रयाग में एनएच पर बनने वाली इस बड़ी टनल की लागत 1 अरब 56 करोड़ रुपए होगी, जो कि 2.5 साल में बनकर तैयार हो जाएगी। स्टेज 2 का पार्ट है। स्टेज 1 का पार्ट बीआरओ पूर्व में कर चुका है जवाड़ी बाईपास के रूप में, और ये जो दूसरा भाग है जिसमें एक टनल बननी है और एक सेतु बनना है, तो इससे पूरा रुद्रप्रयाग जो मार्केट एरिया है वो बाईपास हो जाएगा। इसमें टनल हमारा 900 मीटर की लगभग लेंथ टनल है, 2 लेन की। रुद्रप्रयाग में टनल सड़क निर्माण होने से जहां चारधाम यात्रा सुगम होगी, वहीं पहाड़ की इस टनल से गुजरने का रोमांचक अनुभव भी यात्री उठा पाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए रुद्रप्रयाग से शैलेंद्र सिंह रावत की रिपोर्ट। इधर चमोली में एनटीपीसी के खिलाफ तपोवन गांव के ग्रामीणों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। गांव वालों का कहना है कि 7 फरवरी 2021 को प्राकृतिक आपदा आई थी और इस दौरान एनटीपीसी ने गांव वालों की हर संभव मदद करने की बात कही थी। साथ ही जिन परिवारों ने अपनों को खोया था उन्हें नौकरी देने का वादा भी किया था। वहीं गांव वालों का कहना है कि अब एनटीपीसी अपने वादे से मुकर रही है। ग्रामीण एकता जिंदाबाद के दलालों को इनको
ग्रामीण एकता ग्रामीण एकता जिंदाबाद। टीचर, डॉक्टर से लेकर ज्यादातर सरकारी कर्मचारी पहाड़ के बजाय मैदानी जिलों में नौकरी करना चाहते हैं। हेल्थ सेक्टर में हाल यह है कि डॉक्टर्स को थामने के लिए डिपार्टमेंट की हर कोशिश नाकाम हो रही है और मजबूरी यह है कि हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को डॉक्टरों को ज्यादा सैलरी ऑफर करना पड़ रहा है, बावजूद इसके काम बनता नहीं दिख रहा। उत्तराखंड के मेडिकल कॉलेजों में हर साल डॉक्टरों की बड़ी फौज तैयार हो रही है, लेकिन वही डॉक्टर उत्तराखंड में ही जॉब नहीं करना चाहते। यहां तक कि कम फीस में एमबीबीएस करने वाले डॉक्टर भी बॉन्ड का पैसा जमा करके भाग रहे हैं। इसी बात ने हेल्थ डिपार्टमेंट की चिंता बढ़ा दी है। मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक 4 सरकारी कॉलेज से 525 डॉक्टर एमबीबीएस करते हैं, जबकि 152 पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि एमडी का कोर्स करते हैं। मुश्किल यही खत्म नहीं होती, डॉक्टरों को थामने के लिए एक्स्ट्रा सैलरी तक देनी पड़ रही है। मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी को 50% एक्स्ट्रा सैलरी दी जा रही है, तो अब सर्जनों को पहाड़ पर भेजने के लिए मानदेय या कहें कि इंसेंटिव देने की तैयारी हो रही है। तो अगर कोई आदमी नहीं जाना चाहता है और क्विट करना चाहता है तो उसके लिए कोई दूसरा विकल्प आप देख रहे हैं। अभी हमने मेडिकल शिक्षा में फैकल्टी के लिए 50% अलग से अतिरिक्त जो है वेतन देने का निर्णय कर दिया है। ऐसे अब हम एक प्रस्ताव ला रहे हैं कि जो हमारे सर्जन हैं स्वास्थ्य विभाग में, उनके लिए भी अतिरिक्त कोई मानदेय देने की बात हम कैबिनेट में लाएंगे। उत्तराखंड में ज्यादातर सरकारी डॉक्टर हों, टीचर या फिर दूसरे डिपार्टमेंट के ऑफिसर, पहाड़ पर कोई काम करना नहीं चाहता। खासतौर पर डॉक्टर भारी भरकम सैलरी और सुविधाओं के लिए देश के दूसरे शहरों का रुख करते हैं। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी इसी को बड़ी वजह मानते हैं। वहीं सोशल एक्टिविस्ट की नजर में पहाड़ में कोई नहीं रहना चाहता, क्योंकि सबको देहरादून और हल्द्वानी जैसी सुविधा चाहिए। अधिकतर डॉक्टर्स बड़ी बड़ी सिटीज में, जहाँ पे कॉर्पोरेट जगत ने अपने बड़े बड़े हॉस्पिटल बना दिए हैं, वहाँ पर उनके लोग आसानी से उनको जॉब मिल रहा है, सारी फैसिलिटीज उन पे मिल रही है और जो पैसा हम लोग दे रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा उनको वहाँ प्राप्त हो रहा है। सैलरी ही सब कुछ नहीं है। लोगों को जो अपनी फैमिली के साथ वहाँ रहेगा, उसको बच्चे भी पढ़ाने हैं, बच्चों को एक एनवायरनमेंट वातावरण भी देना है। सबको देहरादून और हल्द्वानी जैसा माहौल चाहिए, इसलिए छोटे छोटे देहरादून पहाड़ों में बनने चाहिए, तब जाके एक वायुमंडल बनेगा। साफ है, हेल्थ डिपार्टमेंट डॉक्टरों को पहाड़ चढ़ाने के लिए चाहे जो करे, पर हकीकत यह है कि उत्तराखंड में पहाड़ की नौकरी को पनिशमेंट यानी कि सजा समझा जाने लगा है और प्राइवेट सेक्टर और शहर में नौकरी को तैयार डॉक्टरों को सरकारी ऑफर भी रोक नहीं पा रहे। कोटद्वार से अनुपम के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। उधर अल्मोड़ा के मारचूला में 14 नवंबर को वन कर्मी की गोली लगने से एक बाघ की मौत हो गई थी। बाघ बचाओ संघर्ष समिति ने कॉर्बेट प्रशासन और वन महकमे पर सवाल उठाए हैं और आरोपी वन कर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं कॉर्बेट प्रशासन का कहना है कि बाघ की मौत मामले में जांच हो रही है और उसके बाद ही कड़ी कार्रवाई होगी। पूर्व जो बाघ की एक जो गोली मारने की जो घटना हुई थी वन कर्मचारी द्वारा, तो उसमें वन विभाग द्वारा अभी तक उसको कोई सस्पेंड होने की कार्रवाई उसमें भी नहीं हुई है और बाघ बचाओ समिति मांग करती है इसमें अतिशीघ्र कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, इसमें विभागीय जांच गतिमान है और उसमें इंक्वायरी अफसर जो हैं वो अभी जांच कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त शासन के स्तर से भी इसमें मजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर की गई है, जिसकी भी जांच अभी चल रही है। सर्दियों की शुरुआत के साथ ही हिमालयी क्षेत्रों में दुर्लभ वन्य जीवों का शिकार भी शुरू हो जाता है। इसकी आशंका और बढ़ जाती है। पिथौरागढ़ में पंचचूली बेस के जंगलों में धधकती आग इस बात का इशारा कर रही है कि यहां पर शिकारी एक्टिव हो गए हैं। हिमालय रेंज में पारा गिरने के साथ ही दुर्लभ जानवरों का निचले इलाकों में आना शुरू हो जाता है। बर्फबारी के बाद ये सिलसिला बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। वहीं बदलता मौसम उन शिकारियों के लिए सबसे अधिक मुफीद है जो हिमालय रेंज में रहने वाले जानवरों का शिकार करना चाहते हैं। कड़कड़ाती ठंड के मौसम का फायदा उठाकर शिकारी उन इलाकों को आग के हवाले कर देते हैं जहां हिमालयी जानवर इन दिनों रहा करते हैं। पंचाचूली इलाके में धधकी आग ये साबित कर रही है कि इस इलाके में शिकारी अब सक्रिय हो गए हैं। स्नो लेपर्ड, मस्क डियर
घुड़र काकर और माउंटेन गोट, माउंटेन बियर, यह जानवर नीचे की तरफ आते हैं और शिकारी इनको आसानी से अपना शिकार बना लेते हैं और इसी वजह से वह जंगलों में आग लगाना भी शुरू कर देते हैं। हिमालय रेंज में 10,000 फीट की ऊंचाई पर ऐसे कई जानवर रहते हैं जिनसे इंसानों का सामना नहीं के बराबर होता है। स्नो लेपर्ड के साथ ही हिमालयन थार, मस्क डियर, स्नो बियर, ब्लू शीप, बार्किंग डियर और मोनाल जैसे वन्यजीव इस सीजन में निचले इलाकों की ओर रुख करते हैं और ये सभी वन्यजीव बहुत दुर्लभ माने जाते हैं। वहीं शिकारियों की बढ़ती सक्रियता को देखते हुए वन महकमा भी एक्टिव मोड में आ गया है। 6 लोगों की टीम है, वो वहीं पे स्टेशन रहेगी और गश्त करेगी। अगर कोई भी गलत तरीके से कोई आदमी वहां पे दिखा गलत तरीके से कुछ करते हुए तो उसको पकड़ा जाएगा। ये इलाके इतने दुर्गम हैं कि यहाँ तक पहुँच पाना भी आसान नहीं है। फिर भी रातों रात करोड़पति बनने की चाह में शिकारी किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। ऐसे में वन विभाग के लिए भी ये वक्त किसी चुनौती से कम नहीं है। हड्डियां गलाती ठंड के बीच शिकारियों को रोक पाना खासा कठिन काम है। ऐसे में अब देखना है कि शिकारियों की चाल पर विभाग कैसे ब्रेक लगाता है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। इधर हरिद्वार में अस्थि विसर्जन के लिए बने पौराणिक सती घाट पर इन दिनों हर तरफ कचरा फैला हुआ है। नगर निगम और यूपी सिंचाई विभाग दोनों घाट की अनदेखी कर रहे हैं, जिसके बाद न सिर्फ तीर्थ पुरोहित नाराज हैं, बल्कि दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को भी निराशा हो रही है। आपको बता दें, यूपी सिंचाई विभाग की ओर से हर साल गंगा बंदी की जाती है, जिससे गंग नहर की मरम्मत और सफाई का काम किया जाता है। लेकिन इस बार विभाग ने सफाई नहीं करवाई है, जिसके बाद घाट पर श्रद्धालुओं को अस्थियां विसर्जित करने में परेशानी हो रही है। यहाँ पर बहुत परेशानी चल रही है। ये सती घाट है, यहाँ से देश विदेश से यात्री आते हैं, रोज पे आते हैं और यहाँ पर वो देख के हमें को कहते हैं। और ये सारा काम सरकार का, यहाँ के हमारे डीएम का है। हम इनसे अनुरोध करते हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ की सफाई कराई जाए। दिन हो गए, आज तक ये कूड़ा निरंतर यहीं पर पड़ा हुआ है। इसकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। काफी लोगों से बातचीत भी करी, आते हैं, आश्वासन देकर चले जाते हैं। स्थानीय नेता भी आते हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान हो नहीं पाया। और इस बीच नैनीताल में भूकंप को लेकर मॉक ड्रिल की गई, जिसमें एनडीआरएफ, लोक निर्माण विभाग के साथ ही कई विभाग के कर्मचारी शामिल हुए। इस दौरान सभी विभागों में तालमेल की कमी दिखाई दी है। जी हां, मॉक ड्रिल के दौरान भी तालमेल में कमी नजर आई। कुछ विभागों के अधिकारी समय से पहुंचे नहीं, वहीं अधिकारी जल्द ही समीक्षा कर सुधार की बात कह रहे हैं। स्टेजिंग एरिया में जिन जिन लोगों की ड्यूटी आएगी वही होंगे। स्टेजिंग एरिया में जो आप देखोगे तो 11 ऐसे काउंटर्स बनते हैं जो ऑफिसर्स इंचार्ज होते हैं, जिनकी अपनी जिम्मेदारी होती है, जिसमें आपके स्टेजिंग एरिया में आपके इंचार्ज होंगे, आपके एसडीएम होंगे, आपकी पुलिस की टीम है और रेस्क्यू की पूरी टीम है और जितने भी सर्च ऑपरेशन की टीम है, जितनी टीमें हमारे यहाँ मौजूद है, एम्बुलेंस वगैरह देखेंगे आप लगातार आपके